मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चल रहा था चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री के अंदर एसएसटी में व्यापार से साम्राज्य तक, जिसके अंदर हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार ब्रिटिश लोगों ने भारत पर, जो कि व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, और उन्होंने भारत पर अपना शासन जमाना शुरू कर दिया था। इसके अंदर हमने देखा कि उन्होंने पहले भारत से थोड़ी सी ज़मीन एक फैक्ट्री डालने के लिए मांगी। धीरे धीरे उन्होंने बंगाल के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। लोगों के अंदर आपसी लड़ाइयाँ कराना शुरू किया। हमारे नवाबों को अपनी कठपुतली बनाया। प्लासी का युद्ध, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। फिर वे खुद स्वयं ही कंपनी के अफसर और नवाब बनकर बैठ गए। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने अपना शासन पूरे भारत में फैलाने के प्रयास शुरू कर दिए और खुद रेजिडेंट भी बन गए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीपू सुल्तान शेर मैसूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने राजनीतिक आर्थिक लाभों के लिए, जब लगा कि उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, इनडायरेक्टली की बजाय प्रत्यक्ष रूप से सैनिक टकराव करने का रास्ता अपनाया, कि मतलब आमने सामने की लड़ाई करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राज्य था मैसूर, जो कि आप जानते हैं मालाबार तट पे लगता हुआ है। आप जब अपना मैप जब देखेंगे तो आप उस मैप में आप देखेंगे तो मैप के अंदर आपको हैदराबाद जो है वो आपको बहुत आसानी से, मैसूर, हैदराबाद, ये सब आपको देखेंगे। गोवा के नीचे मैसूर आपको दिखाई देगा, इधर हैदराबाद है दूसरी तरफ। ये हमारे तटों पर लगी हुई सीमाओं पे लगे हुए हैं। तो ये बहुत एक शक्तिशाली रास्ता तो राज्य था उस टाइम। हैदर अली, जिनका शासनकाल 1761 से लेकर 1782 तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया, और फिर उनके बाद उनका पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जिन्होंने 1782 से लेकर 1799 तक एक शक्तिशाली शासक के रूप में मैसूर का नेतृत्व किया। अब क्या हुआ कि ये जो राष्ट्र थे, यहाँ से जो ये कंपनी थी, ये बहुत सारा हमारा जो कहते हैं ना मसाले, जैसे कि काली मिर्ची, इलायची वगैरह खरीदती थी। अब व्यापार जो था यहाँ पर बहुत उन्नत स्थिति में था, और मैसूर रियासत का इस पर क्या था, पूरी तरह से नियंत्रण था। 1885 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले सभी बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्ची, इलायची का निर्यात, जो कि विदेशों को जाता था, ब्रिटिश को जाता था, मना कर दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी को कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों को अपना मित्र बनाया, और उनकी मदद से अपनी जो सेना थी उसको भी विदेशियों से लड़ने लायक, यानी कहते हैं ना आधुनिकीकरण करके अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर लिया था, यानी आधुनिकीकरण कर लिया था। सुल्तान के इन कदमों को देख के नेचुरली है कि जो अंग्रेज आए थे, शासन जमाना चाहते थे, उनको अच्छा नहीं लगा। वे आग बबूला हो गए, और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान की बहुत महत्वाकांक्षी, घमंड और खतरनाक इरादे दिखाई देने लगे थे। अंग्रेजों को लगता था कि अगर इन राजाओं को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये हमें व्यवसाय के अंदर आगे बढ़ने नहीं देंगे। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया, सीधा उनसे युद्ध करना प्रारंभ किया। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार जंग लड़ी, और वह डिफीट होते चले गए, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग उन्होंने जीत ली, और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान उसके अंदर मारे गए, और मैसूर राज्य की राजकाज पूरे बोडियार वंश के हाथों में सौंप दिया गया। इससे मैसूर, और साथ ही साथ मैसूर पर एक सहायक संधि भी सौंप दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कंपनी की फौजें थी, हैदर अली और टीपू सुल्तान से कई बार उन्होंने युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 ईस्वी थी, उसमें मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से क्या करनी पड़ी, संधि। और संधि का क्या हुआ, संधि में उन्हें अपने दोनों बच्चों को भी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा बंधक के रूप में। और यहाँ पर चित्र दिखाया गया जिसमें अंग्रेज अपनी विजयी सत्ता को दिखाने के इस तरह के चित्र बनाकर भारतीयों की क्या बनाते थे, मजाक भी बनाया करते थे। टीपू सुल्तान की कहानियों के बारे में मैं आपको और बताना जा रही हूँ कि टीपू सुल्तान बहुत ही बड़े योद्धा थे, शक्तिशाली थे। उसकी कहानियाँ हम लोगों ने अक्सर उनकी ताकत के यशगान को हमने सुना है। बताया जाता है कि 1782 में जब टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने थे, तो वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ एक बार शिकार खेलने गए। सामने उनके शेर आ गया, और उनकी बंदूक, इवन उनकी कटार भी गिर गई थी ज़मीन में।
तो टीपू सुल्तान निहत्थे ही उस शेर का सामना करने लगे। आखिरकार उन्होंने कटार उठा ली थी और शेर को मार दिया था। इसीलिए उनको शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है और उनके जो जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं उन पर शेरों की तस्वीर भी लगाई जाती है। एक और चित्र यहाँ नीचे दिए गया है टीपू सुल्तान का खिलौना, जिसके अंदर एक शेर है, नकली शेर है, विशालकाय मशीनी शेर है। वो मशीनी शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाया हुआ है। जब भी उसका हैंडल जब घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और सिपाही अंदर से कराता है, चिल्लाता है। इस शेर खिलौने को लंदन के विक्टोरिया एंड एडवर्ड म्यूजियम में रखा गया। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को भी क्या करें, अपने साथ ले गए। ठीक है, ये तो था हमारा टीपू सुल्तान और मैसूर, दक्षिण भारत के अंदर जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था उसके बारे में बताया कि उस पर भी अंग्रेज़ों की नज़र थी और किस तरीके से उन्हें प्रत्यक्ष लड़ाई करी 4-4 बार, ताकि उन पर अपना आधिपत्य जमा सके। अब चलते हैं आगे कि मराठों की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकतों पर भी काबू पाना चाहती थी, उसके बारे में भी सोचना लग गई। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने वाले मराठों का सपना चूर चूर हो गया था। कई राज्यों में उसे बांट दिया गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भरोसे जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में चली गई थी। ठीक है, तो राज्य कई राज्यों में बट गए और इनके हाथों में बागडोर थी। सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडेंसरी यानी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल के सैनिकों और प्रशासनिकों का प्रमुख होता था और पूना में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 18वीं शताब्दी की आखिरी में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीति भी हुए। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मैंने आपसे पिछले जो अभी मैंने टीपू सुल्तान के बारे में बताया है उनको आप ध्यान रखें कि उसमें कितने कितने शेर मैसूर किसको कहा जाता है। जैसे टीपू सुल्तान को हैदर अली और टीपू सुल्तान किस तरीके से कब कब शासन किया वो आप बता सकते हैं। इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ वो बता सकते हैं। कौन से सन में टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारे गए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंग्रेज़ी कंपनी थी वो कौन कौन से मसाले खरीदा करती थी इन मैसूर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में याद होनी चाहिए। अब हम मराठों की बात कर रहे थे कि मराठों के 2 प्रसिद्ध योद्धा कौन कौन से थे, नाम बताया आपको। माधवजी सिंधिया और नाना फर्नांडिस 2 मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के एक बाद कई युद्ध तक कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसके अंदर किसी भी पक्ष की जीत नहीं। और दूसरा मराठा अंग्रेजों का युद्ध 1803 से 5 तक हुआ, जो कई मोर्चों पर लड़ा, जिसका परिणाम क्या हुआ यहाँ आपको बताना है। क्या परिणाम हुआ? उड़ीसा और यमुना में उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। 1817 और 19 में तीसरे अंग्रेजा मराठा युद्ध में मराठों की ताकत पूरी तरह कुचल दी गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का संपूर्ण नियंत्रण हो चुका था। इस तरीके से मराठों की लड़ाई के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप सभी ध्यान रखें 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिक कौन थे, इनके 1782 की जो लड़ाई लड़ी गई वो किस संधि के साथ खत्म हुई, तो आप लिखेंगे सालबाई संधि के। और फिर बताना है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने मराठा के इस वाले भाग पर पूरा अधिकार जमा लिया था। सर्वोच्चता का दावा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति पर चल पड़ी थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो 1813 से लेकर 23 तक गवर्नर जनरल लगे, उन्होंने के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी क्या करती थी? कंपनी का दावा होता था कि उनकी सत्ता ही सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से वो ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिक्रमण करने और उनको अधिक्रमण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास ही मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में दिखाई देने लगी, लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कितूर के छोटे से राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वहाँ की रानी
चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया, आंदोलन कर दिया। 1824 में उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 29 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद में स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायना था जिसने प्रतिरोध जारी रहा। चौतरफा समर्थन और सहायता, उन्होंने सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट भी कर दिया था। लेकिन अंत में अंग्रेज़ों ने उन्हें भी 1830 में पकड़ लिया और फांसी पर लटका दिया। ऐसे कई प्रतिरोध आपको किताबों में आपको मिलते रहेंगे। 1830 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को रूस का भी प्रभाव दिखाई देने लगा और वो उससे डर गई। कंपनी को भय था कि कहीं रूस के प्रभाव से पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की ओर अपनी चपेट में न ले ले। इस डर के चलते उन्होंने क्या किया, भारत पर अपना कब्जा स्थापित करने चाहते थे, उत्तर पश्चिमी हिस्से पर भी। उन्होंने 1838 से लेकर 42 तक अफगानिस्तान से भी एक लंबी लड़ाई रखी और अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 की सिंध के कब्जे में भी, सिंध भी उनके कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी शुरू हो गई और पंजाब से जो महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने उनका बहुत विरोध किया, उन्होंने उनकी दाल नहीं गलने दी और लेकिन 1839 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब को भी क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया। तो बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे विलय नीति के बारे में। आज हमने यहाँ तक पढ़ा कि किस तरीके से मराठों से लड़ाई की, सर्वोच्चता का दावा किया गया, शेर मैसूर हमने पढ़ा, टीपू सुल्तान के बारे में। तो अंग्रेज़ किस तरीके से हमारे देश में फैलते गए, ये मैंने आपको बताने का यहाँ प्रयास किया है। अब होता है कि ये किस तरीके से हमारे शासन के अंदर विलय की नीति अपनाई उन्होंने, जो कि नाम जिसका डलहौजी ने दिया था, कि वे कहते थे कि एक शासक मरता है तो दूसरा शासक को कैसे